बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इससे पहले पिछले चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने चार्ज को रेस्ट की हालत में डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज जो है रेस्ट की हालत में डिस्कस की थी। बट इस चैप्टर के अंदर हम चार्ज को डिस्कस करेंगे जब वो मोशन की हालत में होता है। तो जब भी चार्जेस जो है वो मोशन की हालत में आ जाते हैं, हम उनको कहते हैं वो स्टेडी करंट कहलाता है। द कंटिन्यूस फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द स्टेडी करंट। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली इससे डिस्कस किया गया कि ये जो रिसेंट डिस्कवरीज हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर इस तरह के लेते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल हो। जब उसको किसी एक्सटर्नल जो पावर सोर्स है उसके साथ अटैच किया जाता है तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस पावर सोर्स, वो फोर्स क्या होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो था वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी वो भी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो तब यही अज्यूम किया जाता था कि जो चार्ज फ्लो होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और ये इतना ज्यादा ये कन्वेंशन जो है वो इस्तेमाल की गई कि ये आज भी यूज की जाती है और इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो अगर आप बात करें मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट या स्टेडी करंट कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोशन ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स तो उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। ओके जी, फर्दर मूव करें तो हमारे पास यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं हम उनकी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन है कि तमाम वो एलिमेंट्स, वो मटेरियल जिनके अंदर मूवमेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, हम उनको कंडक्टर्स कहते हैं। और यही वो एलिमेंट या मटेरियल्स हैं जिसके अंदर से करंट जो है फ्लो कर सकता है। बिकॉज हम ये कह चुके हुए हैं कि ये स्टेडी करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इसका मतलब उसके अंदर से करंट जो है वो पास नहीं कर सकता। और उस इस तरह का मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास ना कर सके उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। और वो तमाम मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और उसके अंदर से अपॉन अप्लाइंग सम एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रॉन करंट जो पास कर सके उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि तमाम जो मेटल्स हैं, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी की सारी कंडक्टर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद डेफिनेशन की बात कर ले तो वी डिफाइन द करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया टू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम किसी एरिया में से जो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और उसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू टी। क्यू यहाँ पर है वो चार्जेस है, टी इज द टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह रेफर करते हैं कि पर यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने चार्जेस पास करेंगे उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसका जो यूनिट है वो होता है जी कूलम सेकंड। करंट का यूनिट जो है क्यू जो है वो कूलम से लिया जाता है, टी के लिए सेकंड, तो ये कूलम सेकंड। और इसका स्पेसिफिक नेम जो है वो दैट इज एम्पेयर। तो अब अगर एम्पेयर की डेफिनेशन करें तो 1 एम्पेयर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। कि अगर 1 सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज पास करे तो हम कहते हैं कि उसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो 1 एम्पेयर होगा। इस तरह से कुछ सब मल्टीपल्स भी हैं जैसे कि मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर जो है वो 1 का 10⁻³ एम्पेयर होता है और इसी तरह 1 माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁶ एम्पेयर के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो सिंपली करंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो है वो कैलकुलेट की गई हैं। सिर्फ वैल्यूज जो आप पुट करेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक कांसेप्ट है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब होता क्या है कि बाय नेचर जो पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं, वो रैंडमली किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। कोई कंडक्टर जब हम उस पर कोई किसी तरह का फील्ड अप्लाई ना करें तो उसके अंदर तमाम जो इलेक्ट्रॉन है या एटम्स है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन में।
और इन रैंडम डायरेक्शंस की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहते हैं, तो ओवरऑल कंडक्टर की जो डायरेक्शन होती है, कंडक्टर के जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन ओवरऑल जीरो होती है, मतलब वो किसी तरफ भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो नहीं कर रही होती, क्योंकि छोटी छोटी जो रैंडम मोशन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। बट जब हम उसको एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है, वो एक्सटर्नल सोर्स इन रैंडम मोशंस को डिफाइन कर देता है यूनिडायरेक्शनल, किसी एक खास डायरेक्शन में जो है इनको एसोसिएट कर देता है मूवमेंट के लिए। और इस खास डायरेक्शन में जब इनकी वेलोसिटी मिलती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ये जो रैंडम मोशन है ये ओरिएंट हो जाती है टुवर्ड्स द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। द नेट वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी कंडक्टर के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, तो उसकी ड्रिफ्ट की वजह से जो उन पे वेलोसिटी गेन होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट में फ्लो करता है। अच्छा, सिमिलरली एक टेक्निक है जिसको हम इलेक्ट्रोइंफेलोग्राम कहते हैं या ईईजी भी कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो छोटे छोटे सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक करंट के सिग्नल्स की मदद से जब वो कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी के साथ, तो जो ईईजी टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है कि असल में हम पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे सिर के ऊपर जो है वो कंडक्टर सेंसिटिव जो पॉइंट्स हैं वो लगा देते हैं, और ये पॉइंट्स फिर हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के साथ वो छोटे छोटे सिग्नल कैप्चर करते हैं, और फिर इसको डॉक्टर जब वो एनालाइज करते हैं अगर कोई उसमें अबनॉर्मेलिटी हो। तो ईईजी के अंदर भी जो डायग्नोस्टिक है असल में वही स्मॉल करंट्स होते हैं जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लॉ है, अगर हम करंट की बात करें तो विदाउट ओहम्स लॉ करंट की डिस्कशन मुकम्मल नहीं हो सकती। ये लॉ प्रोड्यूस किया था जॉर्ज साइमन ओहम 1787-1854 में, और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे, और इनका जो फंडामेंटल काम यही था कि उन्होंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट्स, मैं अगेन बता दूं ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको याद रखा करें। तो जॉर्ज साइमन ओहम, या इन शॉर्ट हम इनको सिर्फ ओहम ही कहेंगे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटेड विद द करंट, दैट इज वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टर, ये तीन जो फंडामेंटल टर्म्स है इनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप किया था, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट आई in a conductor is proportional to the applied voltage as long as the temperature of the conductor is kept constant। वो कहते हैं कि जो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर अप्लाइड वोल्टेज के। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम होगा, बट कंडीशन उन्होंने ये दी है कि उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको आप क्या रखेंगे, उसको आप कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि फिजिकल स्टेट जो है कंडक्टर की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर फिजिकल स्टेट या टेम्परेचर जो है किसी कंडक्टर का कांस्टेंट रहे तो उसका करंट, उसमें बहने वाला करंट और उसके ऊपर अप्लाइड वोल्टेज दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करने से करंट कम होगा, अनलेस के उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और फंडामेंटल लॉ कंसीडर किया जाता है बाय व्हेन यू आर स्टडीइंग द इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसको हम लिखेंगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और एक कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम R कहते हैं, और दिस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाता है V इज इक्वल टू IR। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। R जो है इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये मेनली डिपेंड किस पर करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर। रेजिस्टेंस, इसको अगर हम डिटेल से भी देखेंगे, ये रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की नेचर, उसकी डायमेंशन और उसकी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर तब तक ओहम लॉ को ओबे करता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, तब तक वो ओहम लॉ को ओबे करेगा। और वो तमाम डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे करती हैं उनको हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं, और वो डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करती वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। अच्छा, इस रिलेशन को नीचे एक ग्राफ की सूरत में भी दिखाया गया है। जब तक जो टेम्परेचर चेंज ना हो तो वोल्टेज और
करंट के दरमियान जो ग्राफ ड्रा होता है उसकी स्लोप जो है वो इस तरह स्ट्रेट लाइन होती है, जो इंडिकेट करती है कि विद द पैसेज ऑफ विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज करंट बढ़ रहा है और विद द डिक्रीज इन द वोल्टेज करंट भी कम होगा, एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है। बट होता क्या है कि जब डिवाइसेस का करंट उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डेविएट करना शुरू कर देती है, कर्व लेना शुरू कर देती है, और जहां से ये कर्व लेना शुरू कर दे वहां से ओहम लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता और वो डिवाइस ओहमिक से नॉन ओहमिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फिलामेंट बल्ब है, तो फिलामेंट बल्ब जब हम उसको ऑन करते हैं तो विद द वेरी स्टार्ट जब उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ था तब तक वो ओबे करता है ओहम लॉ को। हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं उसका करंट भी बढ़ता है, बट जैसे ही बल्ब का टेम्परेचर चेंज होता है उसकी जो स्ट्रेटनेस है स्लोप की वो खत्म हो जाती है और ये कर्व पार्ट बन जाती है, विच मींस कि ओहम लॉ अब इस पे होल्ड नहीं करता। इस तरह कुछ और डिवाइसेस की यहाँ पे ग्राफ है, जैसे थर्मिस्टर का ये ग्राफ गिवन है, सेमीकंडक्टर का ये ग्राफ गिवन है। तो इनमें एक बहुत छोटा सा एरिया है जिसके अंदर जो ओहम लॉ ओबे कर रहा है, उसके बाद ओहम लॉ जो है वो ओबे नहीं करता और ये डिवाइस जो है वो नॉन ओहमिक बन जाती है, क्योंकि कंडीशन जो है ओहम लॉ की यही है कि जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अगेन सिंपल फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट करके जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की वो निकाली गई है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को इस्तेमाल करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए या रास्ते तलाश करने के लिए। जैसे शार्क मछलियां हैं, इनके नोज के आगे जब वो सेंसर्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं ताकि वो अपने प्रे को ढूंढ सके। इस तरह इलेक्ट्रिक ईल है, ये अपने बायोलॉजिकल कुछ इक्विपमेंट है जिनको इलेक्ट्रोप्लाक्स कहते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लाक्स भी कहते हैं, उनकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह और भी काफी सारे एनिमल्स हैं जो अपने स्किन के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रिक रिसेप्टर्स हैं उसकी मदद से अपने प्रेस को डिटेक्ट करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं। अच्छा जी, जो हमने ओहम लॉ के अंदर जो कांस्टेंट लिखा था रेजिस्टेंस, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान जो उसको रेजिस्टेंस ऑफर होती है, जो ऑपोजिशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये ऑपोजिशन किस वजह से होती है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी कंडक्टर में तो ऑब्वियसली वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी एटम्स भी मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको रुकावट मिलती है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो उनको रोकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट को रोके उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं ओहम। ओहम कहते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये सिंबल है, ग्रीक सिंबल है जिसको ओमेगा कहा जाता है, तो ये ओहम को रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। अब एक ओहम किसके इक्वल होगा? The resistance of a wire is to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across its end cause 1 ampere current to flow through it। के एक रेजिस्टेंस 1 ओहम तब होगी जब वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए किसी कंडक्टर पर और उसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजरे। क्योंकि पीछे जो हमने V इज इक्वल टू आई आर निकाला था और यहां से R किसके इक्वल आ जाता है जी? V ओवर I। तो V क्या हो जाता है जी? पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है जी? करंट है। तो अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसकी वजह से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे तो देन हम कहेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम है। और इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर। अच्छा जी, अब कौन से फैक्टर हैं जिन पर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है? तो ये बेसिकली 4 फैक्टर है। फर्स्ट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज्यादा एटम्स के साथ कोलिजन होगी और उस वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट थिंग ये कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है। सेकंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ज्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। थर्ड इज इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि कॉपर है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो
कम है। इस तरह मटेरियल की नेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। एंड लास्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर किसी कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे तो उस टेम्परेचर की वजह से उसके जो एटम होंगे उनकी वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज हो जाएगी। अब एक पार्टिकल वो यहां पर मौजूद है, फर्ज करें एक पार्टिकल यहां पे मौजूद है और वो इतनी सी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के उसके साथ टकराने के चांसेस कम हैं। और वही अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी मोशन जो है, वाइब्रेटरी मोशन इस एरिया तक चली जाती है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के इसके साथ टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो करंट इंक्रीज होने के साथ वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज हो जाती है कंडक्टर के एटम्स की, जो रिजल्ट करती है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के अजाफे में। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस अजाफा होता है अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इन दोनों मैथमेटिकल रिलेशन को अगर हम कंबाइन करें, दैट इज इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हमारे पास ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं रो, ग्रीक लेटर है रो, और ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या रेजिस्टिविटी। ये किसी मटेरियल के लिए स्पेसिफिक वैल्यू रखता है और ये एक्सप्लेन करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल। डेफिनेशन की बात करें, the resistance offered by 1 meter length of a wire of a material having an area of cross section of 1 meter square, कि किसी भी मटेरियल की 1 मीटर लंबी रॉड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी हम उसको उस मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन का मटेरियल का नेचर क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉपर है वो सबसे कम उसकी रेजिस्टिविटी होती है, और इस तरह एल्यूमिनियम, टिन, सिल्वर, ब्रास, आयरन, लेड उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो गिवन है, और ये डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती रहती है। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो हमारे पास टर्म है दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट। किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर से करंट गुजरने को रोके, वो उसकी रेजिस्टेंस है। और उसका उलट क्या होगा, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसमें से करंट को गुजरने दे, उसकी वो अहलियत जो उसमें से करंट को पास करने दे, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, और इसको G से डिनोट किया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, G इज इक्वल टू 1 ओवर R। और इसका जो यूनिट है वो भी उलट है, जो उसका रेजिस्टेंस का यूनिट था वो ओहम था, और जो कंडक्टेंस का यूनिट होगा उसको हम उलट पढ़ेंगे, दैट इज मोहो। इसको हम मोहो कहते हैं, बट आमतौर पर इसका जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज सीमन। जो कंडक्टेंस का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको एस से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब जिस तरह कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, वैसे कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जिस तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, इस तरह हर मटेरियल की स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होती है। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, किसी में से करंट ज्यादा पास करता है तो किसी में करंट कम पास करता है। तो ये इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और लिखा जाता है 1 ओवर रो, और 1 ओवर रो को हम उलट कर दें तो दैट इज L ओवर R A, और इसका यूनिट होता है मोहो पर मीटर या सीमन पर मीटर। ये दोनों इसके यूनिट इस्तेमाल होते हैं कंडक्टिविटी के। अब हम बात करते हैं जी फैक्टर जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं किस तरह से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जैसे हम कंडक्टर का टेम्परेचर, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। सेकंड थिंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर, ग्लास, मिका, रबर एक्सेट्रा एंड सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। अब ये कुछ स्पेसिफिक ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि ग्लास, इंसुलेटर्स हैं जैसे ग्लास, मिका, रबर है, या सेमीकंडक्टर्स और इन इंसुलेटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर कम होती है, और सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर बढ़ती है। किस हद तक बढ़ती है ये डिटेल्स अगले चैप्टर्स में आएगी कि किस टेम्परेचर तक, क्रिटिकल टेम्परेचर तक वो रेजिस्टेंस बढ़ती है और उसके बाद वो रुक जाती है, वो डिटेल्स हम तब डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो कंडक्टर्स हैं विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर उनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कंडक्टर को जिसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, और फिर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और पहुंचा देते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है RT। अब ये देखा गया है कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, तो इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस जो है वो कैसे आएगी, वो हम जो इंक्रीज टेम्परेचर की रेजिस्टेंस है और लो टेम्परेचर की जो रेजिस्टेंस है उसको माइनस करें तो हमारे पास जो वो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये डिपेंड करेगी कि इनिशियल रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है जितनी इनिशियल रेजिस्टेंस होगी उस हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस जो वो बढ़ेगी। तो जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड आल्सो इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया, क्योंकि हम देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है इट विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास आ जाएगा RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0T, और यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हमारे पास ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम अल्फा कहते हैं। अब ये अल्फा क्या है, ये अल्फा है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0T। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओहम, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो रेजिस्टेंस है उसमें पर ओहम कितना इंक्रीज आएगा एज पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, के रेजिस्टेंस के अंदर चेंज कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इस चीज को एक्सप्लेन हमारे पास ये करेगा, और इसको जो है यूज किया जाता है जहां पर जो रिलेटिवली हमने ऑब्जर्व करना हो चेंज इन द रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। ओके जी, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर वो सेम फार्मूलाज हैं हमारे पास, जो रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट के वैल्यूज को पुट करके आप सिंपली कैलकुलेट करके आंसर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वायर बाउंड रेजिस्टर्स। वायर बाउंड रेजिस्टर्स, जैसा कि नाम से जाहिर है ये ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो तार को लपेट कर बने हुए हैं। तार को किसी कोर के ऊपर लपेट कर हम उसको पैक कर देते हैं, यानी कि हम तार लेते हैं उसको ऐसे सर्कल्स की सूरत में लपेटते हैं, वाउंड करते हैं, और उसको किसी इंसुलेटर में हम पैक कर देते हैं ताकि उसको उनकी आपस में जो वो इंसुलेशन रहे। तो इस तरह के रेजिस्टर्स को हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अंदर निकल या क्रोमियम जैसी जो वायर्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं जिनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस वो कम होता है। तो लंबी वायर इस्तेमाल होती है, उसको वाउंड करके छोटी सी जगह पर किसी के ऊपर वाउंड कर देते हैं, और ये दो तरह के होते हैं जिनको हम रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। अब ये असल में है क्या, इसको आप इस पिक्चर में देखें जनाब, ये हमारे पास एक रियोस्टेट है। इस रियोस्टेट में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कोर है यहां पर जो हमने वायर जो है उसको वाउंड किया हुआ है, और इसके ये दो फिक्स टर्मिनल्स में से इसको निकाला हुआ है, एक टर्मिनल ए और एक टर्मिनल बी। और उसके बाद ये ऊपर ये वाला जो एलिमेंट है ये स्लाइड कर सकता है। अब जब ये स्लाइड करेगा तो यहां से हम इसकी आउटपुट ले लेंगे। अब जैसे ये स्लाइड करेगा, फॉर एग्जांपल ये यहां पर है, तो एक्चुअल में ये वाली वायर जो है वो काउंट होगी, ये वाली वायर कम होगी, और इस तरह और मूव करवा दें ये वायर का एरिया और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको कम या ज्यादा रेजिस्टेंस को कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। तो जिस तरह से ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ये पोटेंशियल डिवाइड, ये जो ऊपर स्लाइडर लगा हुआ है, ये स्लाइडर आगे पीछे मूव करके आप असल में जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रेजिस्टर है उसको कम या ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस जो वो कम हो जाती है। इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो कहते हैं, और इसका नाम क्या हमारे पास, रियोस्टेट। अच्छा, दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वायर बाउंड रेजिस्टर का वो है जी पोटेंशियल मीटर। अब पोटेंशियल मीटर में क्या होता है जी, पोटेंशियल मीटर के अंदर हम इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम एक फिक्स वायर जो है वो पॉइंट ए से बी लेते हैं, उसके ऊपर जो मूविंग टर्मिनल है दैट इज सी, पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आर है,
और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने से करंट I जो है वो उसके अंदर पास करता है। और जो वोल्टेज यहां पर A और B पर है वो V है, बट चूंकि ये जो ऊपर मूविंग कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है, ये जैसे मूव करेगा तो इसका पोटेंशियल ऑब्वियसली इसकी निस्बत कम होगा, क्योंकि ये किसी सेंट्रल पॉइंट पर उसको ले रहा होगा। अब अगर हम बात करें इस पोटेंशियल की, जो हम पॉइंट ए और सी के दरमियान, ये सी क्या है, मूवेबल पॉइंट है, ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है इसकी हम बात करें तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ओहम लॉ VAC इज इक्वल टू IRAC, और यहां से हम I की वैल्यू लिख सकते हैं V ओवर R, और यहां से इस R को इधर ऊपर ले जाए तो हमारे पास ये कुछ इस सूरत हाल में आ जाएगा RAC ओवर R। तो ये जो हमारे पास रेशो बन रही है रेजिस्टेंस की, ये हमें एक्सप्लेन करती है असल में कि हमारे पास जो उस पोटेंशियल है अक्रॉस दिस A एंड C वो क्या होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट और रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल वायर। तो इस वजह से इस बेस पे हम जो पोटेंशियल है उसको डिफरेंट पॉइंट पर डिवाइड करके ओवरऑल चेंज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम थर्मिस्टर्स कहते हैं। थर्मिस्टर्स क्या है, ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, और इनकी रेजिस्टर जो है थर्मीमीटर की, whose prime function is to exhibit change in electrical resistance when subjected to corresponding change in body temperature। यानी कि ये ऐसे डिवाइसेस हैं जब इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके साथ साथ इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस इनके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में टेम्परेचर की वजह से चेंज आने की वजह से हम इनको टेम्परेचर सेंसिटिव सेंसर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो चेंज है वो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि इनका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। और ये किसी से बने होते हैं, ये मेटालिक ऑक्साइड्स के बने होते हैं जिनको प्रेस करके किसी बीज या डिस्क की शक्ल में दबा दिया जाता है, किसी सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया जाता है, और फिर उसको इनक्लोज कर दिया जाता है किसी इपॉक्सी या ग्लास के अंदर, जिसके अंदर वो कैद हो जाते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारी होती है NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और दूसरा होता है PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स। ये आपने अक्सर जो सर्किट्स में देखे होंगे, कुछ इस तरह के होते हैं, डिस्क शेप में या सिलेंडर की शेप में या बीड की शेप में जो है वो इनको प्रेस किया जाता है वो ऑक्साइड्स को, और उसके ऊपर अपॉक्सी वगैरह चढ़ा दी जाती है जो इनको सिक्योर करती है। अब और इनका जो US या जापान के अंदर जो इनकी सिंबल है वो ये ली जाती है, और यूरोप के अंदर इसके थर्मिस्टर की जो सिंबल है वो ये इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब बात कर रहे थे इनकी टाइप्स की। इनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट NTC थर्मिस्टर और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट दैट इज PTC। तो पहले बात कर लेते हैं NTC थर्मिस्टर की। ये क्या होते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द NTC थर्मिस्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यानी कि ये ऐसे थर्मिस्टर्स हैं जब इनकी रेजिस्टेंस है टेम्परेचर इंक्रीज हो तो इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। यानी कि ये इस तरह से टेम्परेचर को सेंस करते हैं कि अगर टेम्परेचर जो वो इंक्रीज होगा तो इनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो वो डिक्रीज हो जाएगी, और इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। जैसा कि इनको इस्तेमाल किया जाता है क्लॉथ ड्रायर्स के अंदर, वॉशिंग मशीन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीजर्स में, और इस तरह ड्रायर, ओवन, टोस्टर्स वगैरह में, वहां पर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और ये इंडिकेट करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू तक इंक्रीज हो चुका हुआ। दूसरी जो इनकी टाइप है दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट PTC थर्मिस्टर। ये उसके उलट काम करते हैं। ये इनकी जो रेजिस्टेंस होती है PTC थर्मिस्टर की वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये उलट काम करते हैं, इनका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये असल में इनकी रेजिस्टेंस जो वो इंक्रीज हो जाती है, और ये एक स्विच के तौर पर काम करते हैं कि जब उनमें ज्यादा करंट पास कर रहा हो तो उनकी हीट, हमें पता है कंडक्टर में से जब करंट पास करता है तो हीट भी जनरेट करते हैं ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स। तो उस कोलिजन की वजह से जो करंट है वो जो हीट है वो जनरेट होती है। अगर ज्यादा करंट पास करेगा तो उसमें जो हीट है वो भी ज्यादा जनरेट होगी। तो इसी तरह जब ज्यादा करंट पास करता है हीट बढ़ेगी, और थर्मिस्टर की जैसे हीट बढ़ेगी तो इनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये ओवरफ्लो ऑफ द करंट को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं एज ए स्विच। तो ये थे हमारे पास थर्मिस्टर्स और उनकी टाइप्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसको हम EMF भी
कहते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन से, या ये जो ई का साइन है। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर आप जनरली ये समझना चाहें तो आप यूं समझ लें कि जिस तरह जो पानी है वो हम ग्राउंड से किसी हायर पोजीशन पर पहुंचाना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल करते हैं। तो वो मोटर एज ए ईएमएफ के तौर पर इस्तेमाल होती है और पानी को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। नॉर्मली जो करंट है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, बट कोई ऐसी डिवाइस जिसकी फोर्स उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लेके जाए, वो उस फोर्स को हम ईएमएफ फोर्स कहते हैं। और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो डिवाइसेस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उस एनर्जी को इस्तेमाल करें चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे बैटरीज हैं या सेल हैं, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन से उसमें एनर्जी जनरेट होती है और वो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो तमाम सोर्सेज ईएमएफ सोर्सेज कहलाते हैं। तो इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि हर वो सोर्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके बाय यूजिंग एनी एनर्जी, उसको हम ईएमएफ सोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स कहते हैं। जैसे बैटरीज भी हैं, सेल हैं, इसी तरह जनरेटर्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स पर इस्तेमाल होते हैं। और ये तमाम जो सोर्सेज हैं, ये असल में क्या करते हैं, ये सर्किट के अंदर चार्जेस को ड्राइव करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं की वजह से जो चार्ज है वो फ्लो करता रहता है इन द सर्किट। अच्छा जी, ओके, यहां पर जो मैंने आगे आपको बात की था, ईएमएफ ऑफ सोर्स इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सोर्स, कि सोर्स से हम 1 कूलम चार्ज को जो ड्राइव करवाते हैं वो हमारे पास क्या होगा, वो ईएमएफ सोर्स होगा। और वो एनर्जी असल में कहां इस्तेमाल हो रही है, वो उस वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है जो उस चार्ज पर किया जा रहा है, उसको सर्किट में मूव करवाने के लिए। और इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं W और Q। यहाँ पे W वो वर्क डन है जो 1 कूलम चार्ज पर किया गया है और Q इज द चार्ज। ओके जी, इसका जो यूनिट है वो होता है जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम। इसकी एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर फाउंटेन की सूरत में भी दी गई है कि जो फाउंटेन होता है उसके अंदर भी जो एक सोर्स लगा होता है जो पानी को लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर पहुंचाता है, तो मोटर एज ए ईएमएफ सोर्स इस्तेमाल हो रही होती है, पंप जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है फाउंटेन के अंदर उसको ड्राइव करवाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। कि हमारे पास जो ईएमएफ सोर्स होते हैं इनकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, उनके इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। अच्छा जी, अगर हम शुरू में बात करें बिल्कुल स्टार्ट में, अभी हमने उस पे किसी ईएमएफ सोर्स पे जिसका जो पोटेंशियल है वो V है, उस पे किसी किस्म का कोई लोड जो है अभी नहीं डाला। जब लोड नहीं डालेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके ऊपर वो इक्वल होगा ईएमएफ ई के। सेल की जितनी ईएमएफ है उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर बराबर होगा। और जब हम उसमें कोई लोड आर डालते हैं तो होगा क्या कि करंट फ्लो करना शुरू कर देगा आई, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे चार्जेस फ्लो करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम, बट ईएमएफ क्या है, ज्यादा। तो जब लोड हमने उस पर डाल दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू ईएमएफ जो उसके अंदर मौजूद होगी। और लेट्स सपोज की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कह लेते हैं जी, स्मॉल आर। अब हम उसका रिलेशन लिखने लगे हैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। उसके लिए हम कहां से शुरू करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर से। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसको P इज इक्वल टू W और T हम लिख रहे हैं। और सॉरी, ये आई थिंक आई स्किप समथिंग। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर का यहां से आई थिंक कोई पेज जो है वो स्किप हो चुका है। इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट है, इलेक्ट्रिकल पावर हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ इस तरह से। पावर किसी भी बैटरी या किसी भी सोर्स की वो एनर्जी होती है जो वो इस्तेमाल करता है किसी यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए। और जो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज जो हम ईएमएफ पढ़ चुके हैं, ईएमएफ सोर्सेज जो होते हैं वो एज ए इलेक्ट्रिकल पावर सप्लायर इस्तेमाल होते हैं। तो उनके अंदर जो ईएमएफ है वो असल में किस काम में इस्तेमाल हो रही है, वो इस्तेमाल हो रही है उस वर्क डन में जो हम यूनिट
जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को मूव करवाते हैं थ्रू आउट द सर्किट। तो उस पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब पावर डिफाइन ये करेगी कि किसी डिवाइस में कितनी एबिलिटी है उस वर्क डन की जिससे वो चार्जेस को मूव करवा सके। तो हम पावर को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू W/T, के पावर असल में वो वर्क डन है पर यूनिट टाइम, क्या पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस को मूव करवा सकते हैं। तो P को हम लिख सकते हैं W/T, और वो वर्क डन किसके इक्वल होता है? VIT के। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है जी जो हमने उस चार्जेस को मूव करवाने के लिए उसके ऊपर एनर्जी सर्व की है, दैट इज VIT/T। यहां से T कैंसिल हो जाएगा तो P इज इक्वल टू VI, और यहां से V हमारे पास इक्वल होता है बाय ओहम लॉ IR के। इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू IR स्क्वायर, और इस तरह P इज इक्वल टू यहां से हम IR को अलग कर दे तो वो V बन जाएगा, तो यहां से हमारे पास V स्क्वायर ओवर R बन जाता है। तो ये तीनों जो मैथमेटिकल फॉर्मेशंस है पावर की, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर R, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो आपकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आप इन तीनों जो रिलेशंस हैं, इन तीनों फॉर्मूलाज को पावर की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी जो कोई बैटरी है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो एसोसिएट है किसी भी चीज के साथ, उसको हम उसकी पावर को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, पावर के यूनिट की बात कर लें तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है पावर का उसको हम वॉट कहते हैं, और एक वॉट पावर तब होगी जब कोई सर्किट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई करे और उसमें से 1 एम्पेयर का जो करंट है वो फ्लो करे। यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी मदद से वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पेयर करंट जो उसके अंदर से फ्लो करे, तो हम कहेंगे कि उसकी पावर कितनी है? वो 1 वॉट है। वॉट के बड़े यूनिट्स भी हैं जैसे कि किलोवाट और मेगावाट। 1 किलोवाट जो है वो 10 की पावर 3 वॉट्स के इक्वल होता है, 1 मेगावाट जो है वो 10 की पावर 6 वॉट्स के इक्वल होता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किलोवाट आर। किलोवाट आर जो है ये पावर का एक बड़ा यूनिट है और ये कमर्शियल यूनिट है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि जो इसका यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है पावर का, वो कौन सा है? तो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आर, और ये इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई की जाती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। और इसका मतलब ये होता है कि अगर एनर्जी जो है वो कोई डिवाइस वो 1 किलोवाट 1 घंटे में कंज्यूम करे, कोई 1 किलोवाट जो एनर्जी है कोई डिवाइस 1 घंटे में कंज्यूम कर लेती है, तो हम कहते हैं कि उसने 1 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी कंज्यूम किया, और 1 किलोवाट आवर उस बराबर होता है एक कमर्शियल यूनिट के। जो मीटर हमारे यूनिट्स काउंट कर रहे होते हैं वो असल में एक यूनिट का मतलब ये होता है कि वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो चुकी हुई है। और ये किसके इक्वल होगा? 1 किलोवाट होगा 1000 वाट और मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड्स 1 घंटे में जो होते हैं, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकंड। तो किलोवाट आवर को वाट सेकंड में भी लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6। और इसी तरह इतने ही इसके जाउल्स होंगे, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जाउल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर जो है वो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, सिंपली फॉर्मूलाज VIR या IVR उसको इस्तेमाल करते हुए जो पावर्स हैं वो कैलकुलेट की गई हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट की। अच्छा, हर सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो मैक्सिमम पावर आउटपुट दे। फॉर एग्जांपल रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करवाएं थ्रू द एंटीना। तो हर सिस्टम में कोशिश होती है कि पावर डिसिपेशन कम से कम हो और मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर की जा सके। तो मैक्सिमम पावर के रिलेशन को ड्राइव करने के लिए लेट अस सपोज ये एक सर्किट आप देख लें जिसके अंदर करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू अ रेजिस्टर R, और हाई पोटेंशियल से जो करंट है वो लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है थ्रू रेजिस्टर R, और E जो है वो एप्सिलॉन नॉट जो है ये उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एक बैटरी के थ्रू इसको प्रोवाइड की गई है। अब इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है? P इज इक्वल टू IV आउटपुट के लिए, और हम इसको I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। और फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी फॉर्मेशन P आउट इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर R ओवर R प्लस R स्क्वायर भी आती है। अब यहां से थोड़ा सा इस पार्ट को उन्होंने इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है कि जब हम R प्लस R स्क्वायर
इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2RR। तो इसके अंदर उन्होंने प्लस 2RR एक प्लस भी किया और माइनस 2RR भी किया। अब इस माइनस वाले के साथ इन दोनों को मिला के माइनस का फार्मूला बना दिया और 2RR प्लस 2RR हो गया हमारे पास 4RR। अब इस फार्मूले के अंदर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होगी इंटरनल रेजिस्टेंस के, आर जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जहां से प्रोवाइड की जा रही है उस सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और इंटरनल रेजिस्टेंस आर ये जब बराबर होंगे, एट दैट पॉइंट हमारे पास जो आउटपुट पावर होगी वो मैक्सिमम होगी। विच मींस कि अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए है तो हमें क्या चाहिए होगा कि लोड आर will be equal to the internal source resistance of R इक्वल हो, तो तब हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट होगी। यानी कि लोड के रेजिस्टेंस जितना आपने किसी ईएमएफ पे लोड डालना है वो लोड इक्वल होना चाहिए उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के। एट दैट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि वो जो सिस्टम है या वो जो सर्किट है वो मैक्सिमम पावर जो वो डिलीवर कर सकता है। होप सो सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।